जवानी में जोश था, बातों में रंग, पर सत्ता में दिखा खाली ढंग। अखिलेश का राज एक सपना बना जिसमें जनता ने खुद को ठगा माना। नमस्कार, चार के चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज चार के चक्रव्यूह में सबसे बड़ी खबर पीडीए पाठशाला से जुड़ी है। पीडीए पाठशाला में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की वीडियो ने सोशल मीडिया पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद सपाइयों की एफआईआर हुई। और अब सवाल उठ रहा है कि सपाइयों पर एफआईआर होने के बाद क्या पीडीए पाठशाला चलेगी या नहीं। तो क्या है पूरा बवाल, जानेंगे। फिर दूसरी खबर में बात एनकाउंटर एक्शन की, जिसने पूरे नोएडा में हड़कंप मचा दिया। और फिर तीसरी खबर में बात संभल हिंसा के आरोपी जफर अली की, जो जेल में से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन अब फिर से उन पर केस दर्ज हो चुका है, और न केवल उन पर बल्कि 60 समर्थकों पर भी। तो क्या है पूरा बवाल, बताएंगे आपको। फिर चौथी खबर में बात होगी उत्तरकाशी की, जहां उत्तरकाशी में बादल फटने से भीषण बाढ़ आ गई है, तो वहीं दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। तो क्या माहौल है उत्तरकाशी का, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं चार का चक्रव्यूह। पहली खबर समाजवादी पार्टी के उस प्रयोग से जुड़ी है जिसे वो पीडीए पाठशाला कहते हैं। सहारनपुर के रामनगर में शुरू हुई इस पाठशाला का मकसद था गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देना, साथ ही समाजवादी पार्टी के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए फॉर्मूले को बढ़ावा देना। लेकिन ये मंशा सुनने में कुछ और हुई और करने में कुछ और, जिसके कारण अब सपाई विवादों के घेरे में है। क्योंकि पाठशाला में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बाबा साहेब, डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम। ये सुनकर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि सपा बच्चों के दिमाग में शिक्षा नहीं सियासत ठूस रही है। सोशल मीडिया पर इस सियासत के पहाड़े का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में इतना हंगामा मचाया कि सहारनपुर पुलिस ने सपा कार्यकर्ता फराज आलम गदा और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। आरोप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले पर बीजेपी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, बीजेपी शिक्षा विरोधी है। पीडीए पाठशाला गरीब बच्चों को शिक्षित करने का माध्यम है, लेकिन बीजेपी इसे सियासी रंग दे रही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा, भाजपा शिक्षा विरोधी है और अब हमेशा के लिए जाएगी। सपा का दावा है कि ये पाठशालाएं उन इलाकों में खोली जा रही है जहां बीजेपी सरकार ने सरकारी स्कूल बंद कर दिए हैं। सपा कार्यकर्ता फराज आलम का कहना है कि हम बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता दे रहे हैं ताकि वो भविष्य में अन्याय के खिलाफ खड़े हो सके, लेकिन बीजेपी ने इसे सपा का सियासी ड्रामा करार दिया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा, सपा का पीडीए सिर्फ यादव परिवार की सियासत का दूसरा नाम है। बच्चों को पढ़ाई की जगह सपा का प्रचार करवाया जा रहा है, जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहा है कि सपा कार्यकर्ता पर जिस तरह एफआईआर हो रही है, क्या पीडीए पाठशाला को बंद करने का वक्त आ गया है? क्योंकि पीडीए पाठशाला पढ़ा कम रहा है, सियासत ज्यादा सिखा रहा है। अब पीडीए पर बुलडोजर चलता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां नोएडा की सड़कों पर पुलिस और अपराध की जंग ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी। जौनपुर का कुख्यात अपराधी हरिश्चंद्र उर्फ हरिया नोएडा में पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन ये मुलाकात कोई साधारण गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि एक हाई वोल्टेज एनकाउंटर था। पुलिस के मुताबिक हरिश्चंद्र पर 31 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, जिसमें हत्या, डकैती और लूट जैसे संगीन जुर्म शामिल थे। नोएडा के सेक्टर 113 में पुलिस को सूचना मिली कि हरिश्चंद्र एक बाइक पर सवार होकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। जैसे पुलिस ने उसे घेरा, उसने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई और हरिश्चंद्र ढेर हो गया। पुलिस ने मौके से एक पिस्तौल, कारतूस और एक बाइक बरामद की। इस एनकाउंटर ने नोएडा में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि हरिश्चंद्र का नाम जौनपुर से लेकर गाजियाबाद तक अपराध की दुनिया में गूंजता था। लेकिन इस एनकाउंटर पर सवाल भी उठ रहे हैं। विपक्षी नेताओं, खासकर सपा और बसपा ने इसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया।
सपा नेता राम गोपाल यादव ने कहा, योगी सरकार में एनकाउंटर का नाटक आम हो गया है। हर अपराधी को कोर्ट में पेश करने की बजाय गोली मार दी जाती है। दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि ये कार्यवाही आत्मरक्षा में की गई है। डीसीपी नोएडा ने कहा, हरीशचंद्र ने पहले गोली चलाई, हमारे पास जवाब देने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इस एनकाउंटर ने एक बार फिर यूपी में कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर बहस छेड़ दी है। हालांकि पुलिस के इस एक्शन की वाहवाही भी हो रही है। बाकी अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात है। तीसरी खबर संभल की, जहां हिंसा के आरोपी जफर अली एक बार फिर सुर्खियों में है। जफर, जो पहले जेल से रिहा हो चुके थे, अब फिर से पुलिस के निशाने पर है। उनके और उनके 60 समर्थकों पर ताजा मुकदमा दर्ज हुआ है। मामला संभल में हुई हिंसा से जुड़ा है, जहां जफर और उनके समर्थकों पर भीड़ को उकसाने और हिंसा भड़काने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक जफर और उनके समर्थकों के कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिसमें वो भड़काऊ भाषण देते हैं और हिंसा को बढ़ावा देते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो ने पुलिस को चौंका दिया, क्योंकि इसमें जफर ने न सिर्फ भीड़ को उकसा रहे थे, बल्कि कुछ हथियारों के साथ भी देखे गए। संभल पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जफर और उनके समर्थकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले ने संभल में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। सपा ने इसे बीजेपी की साजिश बताया, जबकि बीजेपी ने कहा कि जफर जैसे लोग कानून से ऊपर नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, योगी सरकार में कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो जफर अली हो या कोई और। वहीं सपा ने आरोप लगाया कि बीजेपी अल्पसंख्यकों को निशाना बना रही है। जफर के समर्थकों का कहना है कि ये केस राजनीति से प्रेरित है और जफर को फंसाया जा रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके पास पुख्ता सबूत है। और आपको बता दूं, संभल हिंसा की जांच जितनी तेज हो रही है, उतनी तेज सांसें अखिलेश और संभल सांसद जिया और रहमान बर्क की भी हो रही है, क्योंकि बर्क सपा से सांसद है, उनका नाम भी संभल हिंसा में आया है। और क्योंकि बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद है, इसीलिए उंगली अखिलेश यादव पर भी उठ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अखिलेश के इशारों पर ही हिंसा भड़काई गई। अब सवाल यह है कि क्या सच में अखिलेश भी संभल हिंसा में शामिल थे? खैर, अब जांच में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। चौथी और आखिरी खबर उत्तरकाशी से है, जहां प्रकृति ने अपना कहर बरपाया है। धराली में बादल फटने से भीषण बाढ़ ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 138 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है, लेकिन अभी भी एक भारतीय सेना का जवान मलबे में फंसा हुआ है, जिसे बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम दिन रात जुटी हुई है। इस आपदा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। धामी ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत कार्यों की कमान संभाली। उनके निर्देश पर सेना, वायुसेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन ने एकजुट होकर रेस्क्यू ऑपरेशन को गति दी। हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और प्रभावित परिवारों के लिए भोजन, दवाइयां और अस्थायी आश्रय की व्यवस्था की गई है। धामी ने खुद मलबे में फंसे लोगों से मुलाकात की और उनके हौसले को बढ़ाया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि धामी की त्वरित कार्यवाही ने जिंदगियां बचाई है। उत्तरकाशी के डीएम ने बताया कि बादल फटने से गंगा किनारे बसे कई गांव प्रभावित हुए हैं। घर, सड़कें और पुल बह गए हैं। धामी ने राहत कार्यों के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त मदद मांगी, जिसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। धामी ने ट्वीट कर कहा, हमारी सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है, हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचेगी और हम उत्तरकाशी को फिर से खड़ा करेंगे। स्थानीय निवासी रमेश सिंह ने कहा कि धामी जी दिन रात हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनकी वजह से हमें उम्मीद है कि हालात जल्द सामान्य होंगे। धामी ने आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए लॉन्ग टर्म योजनाओं की भी घोषणा की है, जिसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर जल निवासी और पूर्णवास की व्यवस्था शामिल है। इस आपदा ने भले ही उत्तरकाशी को झकझोर दिया हो, लेकिन धामी के नेतृत्व में लोगों को उम्मीद है। अब आगे उत्तरकाशी की तस्वीर सुधरती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। नमस्कार।